सभी किसान भाई बहनों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम कृषि दर्शन के इस अंक में। किसान भाई बहनों, बढ़ता तापमान और चिलचिलाती गर्मियां जहां किसान भाई बहनों के लिए बहुत सी समस्याओं को लेकर आता है, वहीं खेती किसानी के प्रति जिम्मेदारियों को भी बढ़ा देता है। ऐसे में ज़रूरी होता है कि एहतियात को बरतते हुए सही जानकारियों के साथ आप खेती किसानी का कार्य करें। तो आइए देर किस बात की कार्यक्रम में शामिल होते हैं और नई नई जानकारियों को जानने के लिए सबसे पहले देखते हैं खबरें खेती की। फसलों की एमएसपी की घोषणा 15 जून तक। प्याज का निर्यात सुस्त रहा। कृषि निर्यात की वृद्धि घटकर 15% रही और आलू की कीमतों में तेजी। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं कुसुम लता। अब खबरें विस्तार से। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा कि फसल वर्ष 2014-15 के लिए धान जैसी 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा 15 जून तक हो सकती है। वर्ष 2014-15 के लिए सरकार धान जैसी 14 फसलों का एमएसपी 15 जून तक निर्धारित कर सकती है। मानसून के आने में देर और कुछ क्षेत्रों में सूखे की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग के अगले सप्ताह मानसून की भविष्यवाणी सामने आने के बाद ही कुछ सही फैसले लिए जाएंगे। हालांकि सरकार कृषि फसलों के एमएसपी को निर्धारित करने के लिए एक ऐसे नए फॉर्मूले पर काम कर रही है जो किसानों को 50% मुनाफे की गारंटी कर सकता है। लेकिन सरकार खरीफ फसल के समर्थन मूल्य की घोषणा संविधिक निकाय सीएसीपी द्वारा अपनाए गए मौजूदा फॉर्मूलों के आधार पर निर्धारित करेगी। ऊंची कीमतों का असर प्याज के निर्यात की गिरावट के तौर पर देखा जा रहा है। बीते महीने में हुई बारिश से प्याज की गुणवत्ता खराब होने से प्याज का निर्यात कम रह सकता है। राष्ट्रीय बागवानी अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान के अनुसार वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान मात्रा के लिहाज से प्याज के निर्यात में 25% से ज्यादा की कमी दर्ज की गई है। चालू वित्त वर्ष के पहले 2 महीनों में भी प्याज का निर्यात घटने की संभावना है। पिछले कुछ महीनों में खराब मौसम और बारिश से प्याज की गुणवत्ता खराब होने के कारण निर्यात में गिरावट आई है, जबकि पिछले साल प्याज के अप्रत्याशित तौर पर काफी महंगा होने के बाद इसके निर्यात पर कई तरह के अंकुश लगाए गए थे, जिससे अगस्त से नवंबर के बीच 2 लाख टन प्याज भी निर्यात नहीं हो सका। भाव ज्यादा रहने से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसकी मांग कमजोर पड़ी है, जिससे वित्त वर्ष 2013-14 के दौरान 13.58 लाख टन प्याज का निर्यात हुआ। ग्वार, गम और गेहूं के निर्यात में कमी आने से 2013-14 में कृषि उत्पादों के निर्यात में वृद्धि घटकर 15% रह गई है, जो पिछले साल 24% थी। कृषि विभाग की व्यापार शाखा के अनुसार वित्त वर्ष कृषि फसलों, बागवानी उत्पादों और पोल्ट्री उत्पादों समेत कृषि जिन्सों का कुल निर्यात 2013-14 में 15.70% बढ़ा है, जबकि पिछले साल वृद्धि 24.10% रही थी। कृषि विभाग के आंकड़े वाणिज्य विभाग से अलग हैं, क्योंकि इसमें बहुत सी जिन्सों को शामिल किया गया है जिनका देश में प्रत्यक्ष उत्पादन होता है। इसमें वे सभी उत्पाद शामिल हैं। वर्ष 2013-14 में भारत ने 2,68,477 करोड़ रुपए के कृषि उत्पादों का निर्यात किया था, जो 2012-13 में 2,32,041 करोड़ रुपए था। ग्वार गम की मांग में कमी होने से निर्यात में 2012-13 के दौरान रही वृद्धि 2013-14 में बरकरार नहीं रह पाएगी। कम उत्पादन और निर्यात बाजार में आ रही अच्छी मांग से आलू की कीमतें बढ़ रही हैं।
थोक बाजार में कीमतें पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 28 से 30% ज्यादा हैं। आलू में मुख्य उत्पादक राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और बिहार में नवंबर से फरवरी के दौरान बीच-बीच में काफी बारिश हुई, जिससे फसलों को नुकसान पहुंचा है। इसी वजह से कुल उत्पादन 25 से 30% घटने का अनुमान जताया जा रहा है। लेकिन निर्यात बाजार में आ रही अच्छी मांग से आलू की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। थोक बाजार में भी इसकी कीमतें पिछले साल के हिसाब से 28 से 30% ज्यादा है। पिछले साल अप्रैल से इस साल फरवरी के बीच कुल निर्यात 1,84,000 टन रहा, जो 2012-13 की इसी अवधि में 1,64,000 टन था। आलू की कीमतों में आगे भी बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है। खेती किसानी के लिए मौसम की भूमिका अहम मानी जाती रही है। किसान भाइयों को यदि मौसम का पूर्वानुमान हो जाए तो वो अपने कार्य समय से पूर्व ही निपटा सकते हैं। तो आइए लेते हैं मौसम की जानकारी और किसान भाइयों के लिए कृषि परामर्श। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ी भागों में मौसम साफ रहने का अनुमान है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में मौसम शुष्क रहेगा। छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड में हल्के बादल छाए रहेंगे। मेघालय, असम, नागालैंड में गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान है। किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि तापमान बढ़ने तथा मौसम शुष्क रहने की संभावना को ध्यान में रखते हुए सब्जियों तथा अन्य फसलों में हल्की सिंचाई करें। सिंचाई सुबह और शाम को करें। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लाला जी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। आइए अब लेते हैं देश की विभिन्न मंडियों में चल रहे जिंसों के दामों की जानकारी, क्योंकि मंडियों में चल रहे दामों की सही जानकारी ही आपको आपकी मेहनत के सही दाम दिलवाएगी। शुरुआत करते हैं देश की विभिन्न मंडियों में जिंसों के भाव से। मक्का सूरत गुजरात की मंडी में न्यूनतम 600 रुपए और अधिकतम 700 रुपए प्रति क्विंटल। इम्फाल मणिपुर की मंडी में मक्के के भाव कुल मिलाकर 1,800 रुपए प्रति क्विंटल पर रहे। पारलाखे मुंडी ओडिशा की मंडी में 1,310 रुपए से लेकर 1,400 रुपए प्रति क्विंटल मक्के के भाव रहे। वहीं दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल की मंडी में मक्के के भाव 1,700 रुपए से लेकर 1,900 रुपए प्रति क्विंटल पर रहे। धान पुलपल्ली केरल की मंडी में 1,700 रुपए से लेकर 1,900 रुपए। मदुराई तमिलनाडु में धान 1,400 रुपए से लेकर 1,500 रुपए। खतरा पश्चिम बंगाल की मंडी में धान 1,420 रुपए से लेकर 1,460 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर रहा। अरहर जम्मू कश्मीर की मंडी में न्यूनतम 6,800 रुपए और अधिकतम 7,600 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर रही। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश की मंडी में अरहर के भाव 3,700 रुपए से लेकर 3,800 रुपए। लामलोंग बाजार मणिपुर की मंडी में अरहर कुल मिलाकर 7,500 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर रही। बात करते हैं मसूर दाल की, तो मसूर दाल चाचर असम की मंडी में 7,000 रुपए से लेकर 7,800 रुपए प्रति क्विंटल। जम्मू कश्मीर की मंडी में मसूर दाल 6,600 रुपए से लेकर 7,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर रही। नारियल थ्रिसूर केरल की मंडी में 3,200 रुपए से लेकर 3,300 रुपए। पोलाची तमिलनाडु में नारियल 500 रुपए से लेकर 1,800 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर रहा। अब एक नजर डालते हैं फल और सब्जियों के भाव पर।
खरबूज उकलाना हरियाणा की मंडी में न्यूनतम 800 रुपए और अधिकतम 1000 रुपए। सांबा जम्मू कश्मीर की मंडी में खरबूज 900 रुपए से लेकर 950 रुपए। सरहिंद पंजाब की मंडी में खरबूज 400 रुपए से लेकर 600 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर रहा। आम कांगड़ा हिमाचल प्रदेश की मंडी में 3000 रुपए से लेकर 4500 रुपए। अरूर केरल की मंडी में आम 4600 रुपए से लेकर 4700 रुपए। सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में आम 1850 रुपए से लेकर 2050 रुपए प्रति क्विंटल। अब बात करते हैं लीची की, तो लीची झज्जर हरियाणा की मंडी में 5000 रुपए कुल मिलाकर भाव पर रही। सोलन हिमाचल प्रदेश में लीची 7000 रुपए से लेकर 11000 रुपए प्रति क्विंटल। तरबूज बहादुरगढ़ हरियाणा की मंडी में 400 रुपए से लेकर 500 रुपए। पालमपुर हिमाचल प्रदेश में तरबूज 700 रुपए से लेकर 800 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर रहा। प्याज सूरत गुजरात की मंडी में 1000 रुपए से लेकर 1250 रुपए। जमशेदपुर झारखंड की मंडी में प्याज के भाव 900 रुपए से लेकर 920 रुपए प्रति क्विंटल। सहारनपुर उत्तर प्रदेश में प्याज 830 रुपए से लेकर 1260 रुपए। अब बात करते हैं आलू की, तो आलू झज्जर हरियाणा की मंडी में 1300 रुपए से लेकर 1400 रुपए। जमशेदपुर झारखंड की मंडी में आलू 1000 रुपए से लेकर 1020 रुपए और भटिंडा पंजाब की मंडी में आलू के भाव 1100 रुपए से लेकर 1300 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर रहे। अब एक नजर विभिन्न मंडियों में मसालों के भाव पर। काली मिर्च त्रिशूर केरल की मंडी में कुल मिलाकर 66,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर रही। सूखी मिर्च अरूर केरल की मंडी में 7,600 रुपए से लेकर 7,700 रुपए। सथूर तमिलनाडु में सूखी मिर्च 6,000 रुपए से लेकर 8,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर रही। अदरक नरवाल जम्मू कश्मीर की मंडी में 9,000 रुपए से लेकर 9,500 रुपए। पुलपली केरल की मंडी में अदरक 4,600 रुपए से लेकर 5,000 रुपए प्रति क्विंटल। भटिंडा पंजाब की मंडी में अदरक 9,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर रही। जीरा सथूर तमिलनाडु की मंडी में 8,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए प्रति क्विंटल के भाव पर रहा। खेती की खबरों में आज बस इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए देखते रहिए कृषि दर्शन। किसान भाई बहनों, पिछले कुछ दशकों में आप सभी के अथक परिश्रम और सरकारी योजनाओं के चलते बागवानी के क्षेत्र में प्रशंसनीय प्रगति हुई है। बागबानी हर किसान तक पहुंचे, इसके लिए बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिनका आप सब लाभ उठाकर ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी अर्जित कर सकते हैं। ऐसी कौन सी योजनाएं हैं जिनकी जानकारी आप सभी किसान भाइयों को होनी चाहिए? आइए जानते हैं कार्यक्रम के इस भाग में। बागवानी को महत्वपूर्ण स्थान दिलाने के लिए देश के आजादी के तत्काल बाद से पंचवर्षीय योजनाओं का आयोजन होता आ रहा है। आज 11वीं पंचवर्षीय योजना में भी बागवानी को और उसके विकास को देखते हुए एक सुनिश्चित स्थान दिया गया। बागवानी संबंधित वर्तमान में क्या योजनाएं हैं, प्रस्तुत है इस संबंध में साक्षात्कार। इस समय क्या कुछ योजनाएं बन चुकी हैं, क्या कुछ योजनाएं बनाई जा रही हैं ताकि बागवान लाभान्वित हो सके, इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करते हैं कृषि मंत्रालय के बागवानी आयुक्त एवं भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के सहायक महानिदेशक डॉक्टर एस.के. मल्होत्रा साहब से। मल्होत्रा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मल्होत्रा साहब, एक बात तो सीधी सी ये है कि आप जहाँ एक और योजनाओं से जुड़े हुए हैं, वहीं आप शोध से भी जुड़े हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, हमारा जो किसान है और जो हमारा बागबान है या जो छोटी मोटी भी बागवानी कर रहा है, उसके लिए सरकार की क्या कुछ योजनाएं आ चुकी हैं? आपने बिल्कुल ठीक कहा, क्योंकि जो अनुसंधान है और साथ साथ में जो विकास है वो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक हम उस अनुसंधान को हम अपने विकास की योजनाओं से आगे नहीं ले जाएंगे तो हमें जो है बागवानी का महत्व जो है अच्छी तरह से और उसका जो योगदान है उसको हम पूर्ण रूप से जो है हम लोग उसका योगदान का लाभ जो है पूर्ण रूप से नहीं ले पाएंगे। इसीलिए ये आवश्यक हो जाता है कि हम जो भी अनुसंधान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न अनुसंधान केंद्रों के माध्यम से हुए हैं उनको किसानों तक ले जाएं और उनका किसान भाई जो है उनका लाभ ले करके जो है अधिक से अधिक उत्पादन में जो है योगदान कर सके। जैसे कि आप जानते हैं कि अब इससे पहले जो हमारी 11वीं पंचवर्षीय योजना थी तो उसमें हमारा जो मुख्य केंद्र बिंदु था कि हम बागवानी के अंतर्गत अधिक से अधिक क्षेत्र को बढ़ाएं। लेकिन अब जो है ऐसा समय आ गया है कि क्षेत्र जो है उसका बढ़ाने की एक सीमा होती है। हम क्षेत्र तो अधिक बढ़ा नहीं सकते, लेकिन उसी क्षेत्र से हम उत्पादन अधिक से अधिक बनाएं, जिसको हम उत्पादकता कहते हैं कि हमें अपनी उत्पादकता को बढ़ाना होगा। तो हमारा जो मुख्य केंद्र बिंदु अब
क्षेत्र बढ़ाने के बजाय उत्पादकता बढ़ाने से है। तो जितनी भी योजनाएं भारत सरकार ने चलाई हैं वो सभी जो है उत्पादकता बढ़ाने के आधार पर जो है चलाई गई हैं। अब सवाल ये आता है कि योजनाएं तो बहुत हैं, लेकिन ऐसी कौन सी योजनाएं मल्होत्रा साहब जो सीधे किसान से जुड़ रही हैं और सीधा उसको लाभ पहुंचा रही हैं? किसानों से संबंधित बात आती है तो मैं उसमें सबसे पहले बात बता देना चाहूँगा, जिसमें क्या हुआ कि जो भारत सरकार ने जो योजना चलाई है वो है बागवानी कृषि मिशन। राष्ट्रीय जो है बागवानी मिशन भी उसको पूरा नाम कह देते हैं, लेकिन अभी जो है वो एक नए नाम से उभर करके 12वीं पंचवर्षीय योजना में आया है, जिसको MIDH कहा गया है। MIDH से मेरा कहने का अभिप्राय है ऐसा मिशन जिसमें कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट है हॉर्टिकल्चर की, जिसमें NHM भी आता है, उसमें हॉर्टिकल्चर मिशन फॉर नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स उसको भी उसमें साथ में लाया गया है। उसके साथ साथ नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड भी उसी में सम्मिलित है, साथ में कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड, बैम्बू मिशन और इसके साथ साथ बी बोर्ड, ये सभी जो है उसका अभूतपूर्व अंग है, अभिन्न अंग हैं। तो उन सबको साथ में मिला करके MIDH कहलाया गया है। कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जो कि अपनी खेती बाड़ी को त्याग करके शुरुआत करना चाहते हैं बागवानी की, तो ऐसे नए बागवानों को नई अपनी बागवानी की दिशा में मुड़ने के लिए सरकार की क्या कुछ योजनाएं हैं? उस MIDH के तहत जो विभिन्न योजनाएं हैं, सबसे पहली योजना है कि किसान भाई अगर अपना कोई मॉडल ऑर्चर्ड बनाना चाहते हैं, नया ऑर्चर्ड बनाना चाहते हैं, नया बगीचा लगाना चाहते हैं, तो उसमें भी सहायता उपलब्ध है। और दूसरा जो है, कोई किसान भाई ऐसे भी हैं जो कि नर्सरी को उद्योग के रूप में अपना करके जो है उससे भी अपना लाभ अधिक कमाना चाहते हैं, तो एक योजना जो है नर्सरी लगाने की भी है। तो किसान भाई जो है नर्सरी जो है उसकी जो योजना है 1 हेक्टेयर से लेकर 4 हेक्टेयर तक, मतलब अगर कोई किसान छोटा किसान है, उसके पास ज़मीन कम है, 1 हेक्टेयर तक की अगर उसके पास ज़मीन है तो 1 हेक्टेयर में नर्सरी लगा सकता है और उसमें भी सहायता मिलती है। इसके साथ अगर जो बड़े जो नर्सरी हैं 4 हेक्टेयर तक की है, उसमें भी जो है किसान उस तरह की अपने पास संसाधन जो उपलब्ध हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए उस प्रकार की योजनाओं का जो है लाभ ले सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि किसान लंबे समय से जिन बागों में काम कर रहा है उसके बहुत से वृक्ष ऐसे हैं जो कि पुराने हो गए हैं, कुछ में ये कि फलत अच्छी नहीं हो रही है, तो आप नहीं समझते कि ऐसे में कोई जीर्णोद्धार हो और उससे जुड़ी हुई आपकी कोई योजना है? आपने बिल्कुल ठीक कहा। आप अगर इस चीज़ का मूल्यांकन करेंगे आप पाएंगे तो बहुत सारे ऐसे हमारे बगीचे हैं जो बहुत ही पुराने हैं, जो कम से कम भी 40 साल, 50 साल, 60 साल पुराने तक भी बगीचे हैं। जैसे मैंगो आम का बगीचे है, बहुत सारे पुराने बगीचे हैं, लेकिन वो अनुत्पादक हो गए हैं क्योंकि उस टाइम में अच्छी किस्में उपलब्ध नहीं थी जब इन बगीचों को लगाया गया था। तो लेकिन एक ऐसी वैज्ञानिक पद्धति है जिसके माध्यम से हम उसका जीर्णोद्धार कर सकते हैं। तो जीर्णोद्धार करने की जो एक विधि तो ये है कि उसमें पूरे पौधे को जो है तने को ऊपर से काट दिया जाता है, विभिन्न शाखाओं पर जो है अच्छी किस्मों के जो पौधरोपण कर दिया जाता है, जिसको टॉप वर्किंग कहते हैं जिस तकनीक को, उस टॉप वर्किंग के माध्यम से जो है तकनीक से जो है उस पुराने बगीचे, पुराने पौधे, उनको जो है जीर्णोद्धार करके हम उसको पुनर्जीवित कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है उसमें बहुत सारे और भी पैकेज है जिसको किसान अपना करके उस पौधे से जो है पूरी जो है उत्पादकता ले करके जो है उत्पादन में जो है सहयोग कर सकता है। अब जब बात आती है कि निश्चित तौर पर बेमौसमी सब्जियों की, तो किसान को ये ज़रूरत होती है कि वो पॉली हाउस की स्थापना करे, और हर किसान की जो जेब है वो गंवारा नहीं करती कि वो पैसा लेकर के आए। तो ऐसे में क्या सरकार भी कहीं मददगार है कि वो अपने पॉली हाउस यानी हरितगृह लगा सके? राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत एक योजना संरक्षित खेती को भी बढ़ावा देती है और उसको प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के लिए एक अलग से एक योजना है। उस योजना का किसान भाई लाभ उठा सकते हैं, और वो मैं दोबारा से वही बात कहूँगा कि वो अपने संसाधन को ध्यान में रखते हुए जो है अलग अलग विभिन्न प्रकार की जो है क्षमता वाले जो पॉली हाउस हैं उनको लगा सकते हैं। और कुछ ऐसे भी लो कॉस्ट, जिसको हम ये कहेंगे कम लागत वाले इस तरह के पॉली हाउस हैं, जिनमें जो है आप देखेंगे कि किसी में कूलर की तरह से जो है जो संरचना है उसको साथ में लगा करके उसमें ठंडक प्रदान की जाती है, उस तरह की सुविधा भी की जा सकती है। या फिर जो उसके इस प्रकार के भी कुछ पॉली हाउस हैं जिसमें जो कि साइडों से खुले रहते हैं और उसमें कहीं कहीं मिस्ट का प्रबंध भी कर दिया जाता है, माइक्रो इरिगेशन का भी प्रबंध कर दिया जाता है, और वो अपनी क्षमता के आधार पर उस तरह की जो है विभिन्न प्रकार की जो संरचनाएं हैं उनको प्रयोग करके जो है उसी तरह से अपना करके जो कुछ सब्जियां हैं उनका उत्पादन ले करके अपना आमदनी में जो है इजाफा कर सकता है।
हमारा जो देश है मल्होत्रा जी, वो बहुत विशाल देश है। एक क्षेत्र में जो सब्जी या फल उग रहे हैं वो दूसरे क्षेत्र में नहीं है, और अगर दूसरे क्षेत्र में नहीं पहुंचते हैं तो निश्चित तौर पर वो उसको मिट्टी के भाव बेचता है। तो ऐसे में ये हो सकता है कि एक स्थान का किसान अपना उत्पाद लेकर के दूसरे स्थान पर जाए। मुझको ध्यान आता है कि बहुत समय पहले आपकी एक ट्रेन चली थी जो कि दक्षिण से लेकर के और उत्तर की तरफ जाती थी, फिर उत्तर के किसान को लेकर दक्षिण की तरफ। ऐसी कुछ योजनाएं नहीं जैसे कि किसान को कम से कम अपना माल अपने देश में तो बेचने का मौका मिले? जहाँ तक मेरी जानकारी के हिसाब से जो है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड जो है हमारा, ये बोर्ड हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देने के लिए इसने बहुत अच्छे कार्य किए हैं। और इसमें पिछले गत दिनों जो है एक काम जो शुरू किया था, वो केले का जो उत्पाद है, केले जो है कच्चे केले जो है उत्पादन क्षेत्र से जो है यहाँ नॉर्थ इंडिया में, उत्तरी भारत क्षेत्र में जो है सेंट्रल पार्ट से आते थे, और उसके बाद यहाँ से जो है आलू उधर जाता था। तो एक तो योजना इस तरह की थी जिसमें कि एक स्पेशल जो है इस तरह के ट्रेन जो चलाई गई थी जिसमें इस तरह का उसमें प्रबंध था। और दूसरा जो है आप जैसे बता रहे हैं कि किसान मंडीकरण से कैसा फ़ायदा उठाएं, एक तो ये बात मैंने बताई। दूसरी बात क्या है, अक्सर किसान जो है मार खाता है तो अपने मंडीकरण में मार खाता है। तो इस योजना को ध्यान में, इस समस्या को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक अलग से योजना चलाई है जिसको FPO यानी कि फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि मैं उसको हिंदी में बता देना चाहता हूँ सरल भाषा में, कि किसानों द्वारा उत्पादकों का बनाया हुआ अपना एक ऐसा समूह या अपनी एक ऐसी कंपनी वो बनाई जा सकती है। तो किसान उसको बना सकते हैं इस तरह की FPO, और उसको FPC फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी भी बोलते हैं। तो इस तरह की जो कंपनियां हैं उसके लिए एक हमारी संस्था है SFAC, स्मॉल फार्मर जो एग्रो कंसोर्शियम है, उनका जो ये एक योजना है जिसको मैं FPO बता, उसमें मार्केट एग्रीगेटर्स का जो है प्रबंध है, और मार्केट एग्रीगेटर्स को जो है वो अपना उत्पाद बेच सकते हैं। उसके लिए आप अपने बागवानी अधिकारी से मिलेंगे, और बागवानी अधिकारी से मिलेंगे तो वो आपको उस योजना की पूरी जानकारी दे देंगे, और आपको वो सबसे पहले जो उस क्षेत्र का जो जैसे कि मैंने आपको बताया मार्केट एग्रीगेटर, जो उस क्षेत्र का जो मंडीकरण समन्वयक है, वो आपको उससे संपर्क स्थापित करा देंगे। और पहले से ही कुछ इस तरह की जो है सूची बागवानी अधिकारी के पास उपलब्ध होती है, जिसमें अगर उसके पास पहले से ही रजिस्टर्ड कुछ FPO हैं तो उसमें जो पहले से रजिस्टर्ड है उसमें आप उसका हिस्सा बन सकते हैं, या कुछ 10 से 15 या उससे अधिक जो इस तरह के अगर समूह आते हैं वो अगर उसका FPO का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वो बागवानी अधिकारी से मिल करके, और जो उसकी जिस तरह की भी फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको पूरा करके उसके माध्यम से जो है उसका उन विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा करके मंडीकरण की इस सुविधा का जो है लाभ आसानी से उठाया जा सकता है। मल्होत्रा जी, देखिए ये पूरा का पूरा इस समय बदलाव का दौर है, देश में भी है और जलवायु में भी है। जलवायु में भी बदलाव हो रहा है, और उसके साथ साथ जो हमारा किसान है उसके लिए एक बड़ी तकलीफ़ ये हो जाती है, और ख़ासकर जो बागवान है उसके लिए तकलीफ़ सामने आती है कि बागवानी अपने आप में एक रिस्क है, यानी खतरे को लेकर के साथ चलती है कि कब चीज़ कौन सी ख़राब हो जाए, कब चीज़ बाज़ार तक ना पहुँचे और कब चीज़ उसके माल बिके ही नहीं। तो ये रिस्क मैनेजमेंट है। तो बागवानी में जो रिस्क मैनेजमेंट है उसको लेकर के आपकी क्या कुछ योजनाएँ बन चुकी हैं और क्या कुछ योजनाएँ आ रही हैं? आपने बहुत अच्छी बात पूछी है, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि किसान जब भी क्योंकि आप देखेंगे कि बहुत सारी ऐसी अन्य योजनाएं हैं जिसमें हम लोग इंश्योरेंस करवा लेते हैं, बीमा करा लेते हैं, लेकिन अब ये आवश्यक हो गया है कि किसानों को भी इस तरह की सुविधा का जो है लाभ जो है मिले, और जिससे कि उसका बहुत सारा जितना भी रिस्क है वो कवर हो जाए। तो भारत सरकार जो है इसके लिए प्रतिबद्ध है, और इस तरह की एक योजनाओं पर कार्य चल रहा है, और अभी तक कुछ फसलों के लिए चलाई गई है, लेकिन बागवानी के लिए ये जो है सभी फसलों के लिए अभी उपलब्ध नहीं है ये योजना। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि एक क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम्स हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए, बागवानी फसलों के लिए भी यह शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले मैं यही कहूँगा कि अगर किसान अपने किसान समूह बना करके, बहुत सारे ऐसे जो रिस्क हैं वो स्वतः ही हल हो जाएंगे अगर उस समूह का वो हिस्सा बन जाते हैं, और उसका हिस्सा बनने के बाद बागवानी की जितनी भी योजनाओं हैं उनका लाभ उठा लें। जैसे कि सबसे बड़ा कई बार रिस्क क्या रहता है कि उनको जो है प्लांटिंग मटेरियल, जो पौध सामग्री है, वो अच्छी पौध सामग्री कई बार उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो वो अच्छी पौध सामग्री भरोसे की जगह से खरीदेगा, और फिर उसके पश्चात अगर वो
एक समूह में कुछ अगर वो ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो वो ट्रेनिंग भी जो है ले करके जो है अपने आप को सक्षम बना सकता है, जिससे कि बहुत सारा रिस्क उसका अपने आप ही कवर हो जाए। तो यही कुछ ऐसी चीज़ें हैं और इस तरह के जो कुछ मुद्दे हैं जिनको अगर हम ध्यान में रखते हुए अपनाएंगे तो काफ़ी हद तक हमारा रिस्क भी कवर हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर डॉक्टर मल्होत्रा, ये जो जानकारी थी काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी और सीधी किसानों से जुड़ती थी, और ख़ासकर जो योजनाएं बन चुकी हैं, योजनाएं बन रही हैं, उसके बारे में आपने जो जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन.dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन.dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन.dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन.dd@gmail.com पर। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो किसान भाई बहनों, कृषि दर्शन का अंक आज बस यहीं तक। कल फिर नई जानकारियों के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।